नमस्कार दोस्तों। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। बिल्कुल सही कहावत कही गई है ये, और जिसको कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो ऐसा ही आविष्कार हमें देखने को मिला 1991 में, जो भारत के अंदर हुआ, जिसका नाम था डिसइन्वेस्टमेंट। तो आइए दोस्तों, इस पे अपनी इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करते हैं कि क्या इसका बैकग्राउंड रहा, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी और क्यों अभी ये लगातार डिसइन्वेस्टमेंट होता क्या है। डिसइन्वेस्टमेंट एक वो टर्म है जिसे कहते हैं कि सेल, सेल कहूँ या बिक्री कहूँ, जब सरकार अपनी पब्लिक जो सेक्टर की जितनी भी कंपनीज हैं, जस्ट लाइक PSUs जिसे हम कहते हैं, या सेमी PSUs कहते हैं, जिसमें उनका स्टेक होता है या जिसमें उनका जो शेयर होता है, उस शेयर को सेल कर देती हैं प्राइवेट कंपनीज़ को, जैसे बड़े बड़े उद्योगपति हैं इंडिया के अंदर उनको, तो उसको हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। और डिसइन्वेस्टमेंट किया क्यों जाता है? डिसइन्वेस्टमेट को जो अभी तक जैसा हमने सुनने में आया फ्रॉम सिंस 1991 से, कि डिसइन्वेस्टमेंट लाने का अपने आप में एक रीज़न ये रहा कि भाई जो फिजिकल डेफिसिट है गवर्नमेंट का, उसको कम किया जाए और प्राइवेटाइजेशन को थोड़ा बढ़ावा दिया जाए इंडिया के अंदर, जिससे कि इकोनॉमी को बूस्ट अप किया जाए। तो ये रीज़न थे डिसइन्वेस्टमेंट को लाने के। और डिसइन्वेस्टमेंट है क्या? अब इस पर एक अपने आप में एक चर्चा का विषय ये बनता है कि भाई क्यों करंट गवर्नमेंट इस चीज़ को फॉलो अप कर रही है, और पिछली गवर्नमेंटों ने क्यों लगातार करते रहे, कि क्या इंडिया की इकोनॉमी इतनी सुधार के कारण सुधार पे नहीं पहुंच पाई कि हम डिसइन्वेस्टमेंट रोक सकें। जो 1991 से स्टार्ट हुआ वो अभी तक लगातार 2021-22 तक का प्रपोजल सेट कर दिया है करंट गवर्नमेंट ने। तो ये अपने आप में देखने योग्य बात है। आइए बात करते हैं। मैं अब बात करूंगा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बिहाइंड डिसइन्वेस्टमेंट, उसके बारे में। देखिए, सबसे पहला जो मैंने बताया कि सरकारी खजाने का राजकीय जो बोझ है, जो बेसिकली हम कहते हैं फिजिकल बर्डन जो है गवर्नमेंट के ऊपर होता है, उसको कम करने का सबसे बड़ा रीज़न रहता है डिसइन्वेस्टमेंट करने का। दूसरा कहना चाहिए इम्प्रूविंग पब्लिक फाइनेंसेस, जैसे कहते हैं सार्वजनिक वित्त में सुधार को बेसिकली जो कहा जाता है। अब तीसरा जो सबसे मेजर है वो यही है कि भाई प्राइवेट ओनरशिप को इनकरेज करना और फंडिंग ग्रोथ लाना, और दूसरा डेवलपमेंट को प्रोग्रेस करना। यही सब रीज़न, ये 3 रीज़न जो मेन थे वो ये बेसिकली 3 मेजर रीज़न है। और चौथा जो मेन रीज़न है, इसे मैं कहूँगा कि अपने आप में कंट्रोवर्शियल है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेंटेनिंग एंड प्रमोटिंग कंपटीशन इन द मार्केट। अगर आप बात करते हैं कि भैया पब्लिक सेक्टर को मैं अगर प्राइवेटाइजेशन की तरफ को ले जाऊंगा, तो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में डिफरेंस क्या रह जाएगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है देखने को मिला। जो ऑब्जेक्ट है बिहाइंड दिस डिसइन्वेस्टमेंट, जो कि 1991 से चला आ रहा है, 1991 से जो लगातार चलता आ रहा है, और किसी भी गवर्नमेंट ने इस पर कोई इम्प्रूवमेंट प्लान अभी तक नहीं सोचा है। तो ये ऑब्जेक्टिव थे डिसइन्वेस्टमेंट के, जो मैं बता रहा था। लास्ट ईयर जब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती सीतारमण जी ने जब यूनियन बजट पेश किया, तो उन्होंने एक पूरा प्लान बता दिया था अगले 10 साल के लिए, जिस हिसाब से डिसइन्वेस्टमेंट होगा इंडिया के अंदर। तो उससे एक अपने आप में चर्चा का विषय निकल के आया कि डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन में डिफरेंस क्या है। तो जिस हिसाब से अपोजिशन फोकस कर रही है कि भाई गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है, या प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा हो जाएगा तो PSUs बर्बाद हो जाएंगी, XYG जो भी उनके रीजंस हैं, अपने अपने रीजन थे। तो आपको मैं बताना चाहूँगा डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन में क्या डिफरेंस है बेसिकली। देखिए, प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट दो अपने आप में अलग अलग टर्म्स हैं। अगर गवर्नमेंट पूरी की पूरी अपनी जो होल एंटरप्राइजेस है, वो जो मेजॉरिटी स्टेक्स है, वो अगर प्राइवेट इन्वेस्टर को दे देती है, तो उसको प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। मैंने अपनी PSU एक पूरी की पूरी सेल कर दी, जिसमें मेरी गवर्नमेंट या XYG गवर्नमेंट का कोई भी एक सिंगल स्टेक नहीं है, या सिंगल उसके पास कहना चाहिए एक ओनरशिप नहीं रहेगी, एक पैसे की भी ओनरशिप नहीं है, तो उसको हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। और अगर अब मैं डिसइन्वेस्टमेंट की बात करूं, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि भाई मैंने अपने कुछ स्टेक्स जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दिए विथ मिनिमम सम अमाउंट ऑफ मनी के ऊपर, और उसका जो प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर, उसका वो 50-50 शेयर होगा, या जो भी जैसा भी शेयरिंग करती है गवर्नमेंट वो उसके ऊपर करता है। तो ये अलग अलग 2 पहलू हैं प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट के, जो कि अपोजिशन उसको पूरी तरह से बड़ा अपने हिसाब से ट्विस्ट करके एक्सप्लेन कर रही है, और बहुत सारे अपोजिशन लीडर्स हैं जो उसको अलग अलग तरीके से बोले जा रहे हैं। और मैं क्वेश्चन करूंगा पुरानी गवर्नमेंट्स को भी कि भाई डिसइन्वेस्टमेंट तो पहले से भी चला आ रहा है, तो इतना हो हल्ला इस टाइम क्यों हो रहा है? तो ये क्वेश्चन है अपने आप में करंट गवर्नमेंट के ऊपर भी और प्रीवियस गवर्नमेंट्स के ऊपर भी, कि क्यों ये इंप्रूवमेंट की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं हम। अब बात करते हैं डिसइन्वेस्टमेट पॉलिसी की, जो करंट गवर्नमेंट है या प्रीवियस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या रही हैं और क्यों ऐसा हुआ। देखिए, आपको बता दूं कि एक फाइनेंस मिनिस्ट्री में एक प्रॉपर पूरा एक डिपार्टमेंट है जो वाकई में हैंडल करता है सारे डिसइन्वेस्टमेंट के, जो गवर्नमेंट के प्रपोजल्स होते हैं उसको चेक करता है, या सारी चीज़ें उसके अंडर में चलती हैं। और ये जो डिपार्टमेंट सेटअप हुआ था 10 दिसंबर 1999 को हुआ था।
और जिसमें लेटर ऑन इन्वेस्टमेंट, इसका जो लेटर ऑन इसका रीनेम कर दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के नाम से इस डिपार्टमेंट को अब अभी रन हो रहा है ये। उसके बाद देखने को मिला कि 1990 से डिसइन्वेस्टमेंट एक तरह से अपने अपने रेगुलर पार्ट हो गया है एक अपने आप में यूनियन बजट का, जो कि लगातार अभी तक देखने को मिल रहा है। जैसा कि बताया मैंने कि करंट गवर्नमेंट ने तो पूरा अगले 10 साल तक का प्रपोजल डिफाइन कर दिया कि कितनी पीएसयूज़ को स्टेक्स को वो सेल करेगी और कितनों को वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जा रही है। तो जैसा मैं बता रहा था कि डिसइन्वेस्टमेंट एक तरह से मिक्स रिजल्ट देगी गवर्नमेंट को, या देगी या नहीं देगी, ये अपने आप में फ्यूचर बताएगा। क्योंकि जैसा कि अभी तक देखने को मिला है कि रेवेन्यू जनरेट पे ज़्यादा फोकस है गवर्नमेंट्स का अभी तक, प्रीवियसली भी बात करूँ या अभी भी बात करूँ। जो करंट गवर्नमेंट की बात करता हूँ तो करंट गवर्नमेंट का फोकस जो मेजर मेरे को देखने को मिला वो फिजिकल डेफिसिट कम करने के लिए फोकस पे मेजर रहा उनका। तो अब देखना ये होगा कि इतनी पीएसयूज़ को डिसइन्वेस्ट करके या उसके स्टेक्स को बेचकर कितना फ़ायदा मिल सकता। अब बात करते हैं डीमेरिट्स और क्रिटिसिज्म क्यों झेलना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, और इससे पहले इतनी गवर्नमेंट्स ने डिसइन्वेस्टमेंट किया तो उनके ऊपर क्यों इतने क्वेश्चंस नहीं उठे गए। देखिए, करंट गवर्नमेंट ने जो प्रपोजल प्लान दिया उसमें अराउंड 48 पीएसयूज़ हैं जिनको डिसइन्वेस्ट करने के लिए या प्राइवेटाइजेशन करने के लिए उसने प्रपोजल सेंड किया है और प्रपोजल बनाया बेसिकली, जो यूनियन बजट में पेश किया गया था। देखिए, इसके जो डिसएडवांटेज हैं वो कुछ 5 या 6 हैं जो मेजर हैं, वाकई में सोचने योग्य हैं। ये क्या हम वाकई में सही प्लानिंग या प्रपोजल्स लेके आ रहे हैं जो कि वाकई में वेलफेयर करेंगे हमारे सिटीजन्स की या हमारे पीपल ऑफ कंट्री की हमारी। देखिए, पहला है लॉस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। जी हाँ, जब पीएसयूज़ के पीएसएस के रिसोर्सेज हैं वो नेशनल के रिसोर्सेज हैं एक्चुअली, और वो बिलोंग करते हैं हमारे यहाँ के लोगों के से, हमारे सिटीजन्स के, जो हमारे किसी भी स्टेट के ले लीजिए या आप पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करूँ उससे रिलेट करते हैं वो बेसिकली। अगर हम वाकई में सारी चीज़ें सेल आउट कर देंगे प्राइवेट कंपनीज़ को तो ये हम अफेक्ट कर रहे हैं पीपल्स वेलफेयर के लिए। तो ये क्वेश्चन है अपने में बहुत बड़ा। दूसरा, फियर ऑफ फॉरेन कंट्रोल। जैसा मैं बोल रहा था कि आप भाई लगातार सेल करते रहेंगे अपनी इक्विटीज़ को टू गवर्नमेंट टू प्राइवेट कंपनीज़ या मैं कहूँ उसको फॉरेन कंपनीज़ को, तो ये अपने आप में एक सीरियस कॉन्सिक्वेंस हो जाएगा जो शिफ्टिंग नेशनल वेल्थ पावर एंड कंट्रोल टू आउटसाइडर। तो ये एक अपने आप में देखने वाली बात है कि भाई हम क्या वाकई में कितनी फॉरेन इन्वेस्टर्स को अपने स्टेक सेल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम अपने नेशनल जो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको सेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है अपने आप में। अब मैं बात करूं, तीसरा और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इश्यूज़ विद वर्कर्स। एक्चुअली भाई ऑब्वियसली कि जब प्राइवेटाइजेशन आ जाता है तो वहाँ किसी भी तरीके का जॉब सिक्योरिटी नहीं रह जाती। सबसे बड़ी बात पीएसयूज़ के अंदर क्या होता था कि एटलीस्ट जॉब सिक्योरिटी है पब्लिक सेक्टर में, बट इफ़ यू टॉक अबाउट प्राइवेटाइजेशन वहाँ जॉब सिक्योरिटी नहीं है। तो ये एक अपने में भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि जब करंट गवर्नमेंट हो या प्रीवियस गवर्नमेंट ने इतनी ज़्यादा जॉब्स अभी तक नहीं प्रोड्यूस कर पाई है और उसमें भी वो लोग अब जो करंट जॉब्स पे भी स्टेक हो जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा किसी भी इंसान की लाइफस्टाइल के ऊपर। अपने आप में बहुत बड़ा डेंजर लगता है मुझे, मेरे हिसाब से। अब मैं बात करूं, लास्ट पॉइंट जो है उसमें है लेस नंबर ऑफ बिडर्स। वही जो मैं कह रहा था कि भाई जब आप सेल करने जा रहे हैं तो बट इंटरेस्ट भी तो दिखाए आपकी प्राइवेट कंपनीज आपके पीएसयूज़ को ख़रीदने के लिए या पीएसयूज़ के शेयर्स को ख़रीदने के लिए, तो जो कि देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा सबसे बड़ा एग्जांपल जो एयर इंडिया के लिए देखने को मिला, जो लास्ट 2 साल से गवर्नमेंट चाह रही है उसको डिसइन्वेस्ट कर दे या उसको प्राइवेटाइजेशन कर दे, बट अभी तक हमें कोई भी ऐसा प्राइवेट पार्टनर नहीं मिला है या प्राइवेट प्लेयर नहीं मिला है जो कि उसको वाकई में ख़रीदने के लिए विलिंग हो। तो ये क्वेश्चंस हैं गवर्नमेंट के ऊपर जो वाकई में वैलिड लगते हैं मुझे किसी रीज़न से भी। और दूसरी चीज़ इसमें सबसे बड़ा एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई जो प्रॉफिटेबल पीएसयूज़ हैं उनको क्यों सेल करना चाहती है, उनको क्यों डिसइन्वेस्ट करना चाहती है गवर्नमेंट। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है ये समझने में बहुत ही अपने मेरे को लगा कि वाकई में क्या इसके पीछे ऐसा रीज़न है कि भाई जो प्रॉफिट वाली पीएसयूज़ हैं उनको क्यों डिसइन्वेस्ट करना चाहती है गवर्नमेंट। उससे तो वाकई में रेवेन्यू मिल ही रहा है गवर्नमेंट को। तो ये रीज़न्स रहे गवर्नमेंट के जो कि वाकई में उनके इस डिसीजन को बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है। इतने सारे कदम उठाने के बाद भी क्यों अभी तक एक डिज़ायरेबल रिजल्ट क्यों नहीं मिल पाया डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर बोलूँ तो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं जो देखने को मिले, और उसके पीछे एक रिकमेंडेशन भी देना चाहूँगा एट द एंड ऑफ द वीडियो।
देखिए कंक्लूज़न और मैं कहूँ क्यों इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। देखिए जब गवर्नमेंट की मेजॉरिटी जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट कर लिया गया प्राइमरीली, और उसके बाद भी पीएसयूज़ को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, उसके पीछे ये 3 या 4 पॉइंट्स हैं जो कि वाकई में मुझे देखने को मिले। देखिए ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी देखने को मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि भाई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस उस टाइम भी रहता है, क्योंकि वो स्टेक अपने बेचती है, ना कि पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बेच देती है। दूसरी जो इनसफिशिएंट जिसे कहना चाहिए, कॉस्टली एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर जो होता है उसका, पूरी हमारी पीएसयूज़ का भी। उसके पीछे आते हैं एनवायरमेंटल रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारे हैं कि भाई सिविल का ही कोई पीएसयू ले लीजिए तो उसके पीछे भी बहुत सारे आपके अप्रूवल्स लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप बिल्ड करने जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, तो उसके पीछे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन रहती हैं। तो यही सब रिकमेंडेशंस हैं जो कि गवर्नमेंट को समझनी चाहिए कि भाई इतना आपने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया अपनी पीएसयू का, जो आप मानते हैं कि भाई वो प्रॉफिटेबल नहीं है। ऑल्दो मैं इसके अंगेंस्ट भी नहीं हूँ और इसके फेवर में भी नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि भाई जब कोई चीज़ लॉस में जा रही है तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट करके कुछ प्रॉफिट कमाया जा सकता है। बट यहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए कि भाई हमारे जो वर्कर्स हैं उनका जो हित है वो नहीं किसी भी तरीके से कंप्रोमाइज़ होना चाहिए। उनके वेलफेयर की पूरी ध्यान रखना चाहिए गवर्नमेंट को। अब रिकमेंडेशन यही मैं देना चाहूँगा कि भाई गवर्नमेंट को एक स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग के साथ चलना चाहिए कि भाई स्मॉल और मॉडेस्ट साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे कि हम फ्रूटफुल रिजल्ट पा पाएँ, रादर देन कि भाई हम बहुत ज़्यादा ऑपरेशनल और फंक्शनल एंड मैनेजरल डिसीजन में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाएँ और उसके ऊपर उसको पूरा स्ट्रक्चर को रीडिज़ाइन करने में हमारा हाथ हो। ये सब चीज़ें मिनिमम होनी चाहिए। और आपको बता दूँ कि ऐसा नहीं है कि डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन सिर्फ इंडिया में ही रहा है, ये 80s से चलता हुआ आ रहा है। कुछ कंट्रीज़ हैं जिनका नाम लेना चाहूँगा जो वाकई में आजकल डेवलप कंट्रीज़ में गिनी जाती हैं, जैसे कि जर्मनी जो कि फॉर्मरी यूएसएसआर बोलते थे, जापान हुआ, कनाडा हुआ, वेस्टर्न यूरोप हुआ, और इवन चाइना में भी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर माई वीडियो और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।